ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, सेम ऊपर वाले से रिलेटेड, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सेवंथ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं इंडिया में, फॉरेन बाहरी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडियन कंट्री में, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, कम्युनिकेशन बेटर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो रही है पहले के कंपेयर में। पहले सोचो इंडिया कैसा था, आज कैसा हो रहा है। तो उसकी वजह से बाहरी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी कंपनियां सेटअप कर रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब क्या है, फॉरेन कंट्रीज हैं। पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, यहाँ के लोगों की सोच बड़ी, सोशल डेवलपमेंट हुआ, तो वो लोगों ने देखा कि अब यहाँ पे भी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए ताकि हमारा चले। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ा, बाहर से पैसे आए हमारी कंट्री में। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई विल टेल अगेन। ठीक है, फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टेट क्या है प्रेजेंट टाइम में, वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, एनर्जी भी आ जाता है, पेट्रोलियम, ये सब आ जाते हैं, और रेलवेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। क्या? एक पहला जो है हम एनर्जी पे फोकस करेंगे, दूसरा हेल्थ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों है? सोचो अगर एनर्जी नहीं होती, एनर्जी में सब कुछ आ रहा है, एनर्जी में पेट्रोल भी आ रहा है, कोल भी आ रहा है, डीजल भी आ रहा है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, ये सब एनर्जी है। अगर ये ना होती तो इमेजिन करो व्हाट वुड बी इंडिया। इंडिया क्या होता? ना रोड्स होते, क्योंकि ना डीजल पेट्रोल है ही नहीं, तो गाड़ी कैसे चलेगी रोड्स पे, और ना एयरप्लेन्स होते, ना हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती, ना इंडस्ट्री होती। आई थिंक नथिंग, कुछ नहीं होता। ठीक है, कंडीशन एक बार इमेजिन करो अपने सामने। तो एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम सब जानते हैं कि एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता, शायद इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, फिर देखो क्या है, अब एनर्जी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी, एक और बात, हाँ, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी का हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है। एनर्जी को कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो चलो डिटेल में पढ़ना है तो कुछ इनके बच्चों के बारे में भी मैं जाने। तो पहला जो इनके एनर्जी के बच्चे को दो टाइम में डिवाइड किया गया है, मतलब दो बच्चे हैं इनके, क्या है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल किसको कहते हैं? कॉमर्शियल मतलब समझ में आ गया होगा, कॉमर्स के बच्चे हो, कॉमर्स पैसे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी है जो पैसे पे बिके, मतलब उसका वैल्यू जो है मनी में होता है, उसकी कॉमर्शियली वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, इसमें कॉमर्शियल एनर्जी में क्या आ जाता है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी है, पैसे की वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, ऐसा एनर्जी जो गांव में सब यूं ही यूज करते हैं, जैसे बायोगैस हो गया, ठीक है, गोबर गैस जिसको कहते हैं, और फिर लकड़ी, ये सब जो जलावनी वगैरह होती है, और एग्रीकल्चर वेस्टेज, जैसे वो खेतों में जब धान गेहूं कट जाते हैं तो जो बचते हैं उसको भी लोग जलाने में यूज करते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो वो सब है नॉन कमर्शियल एनर्जी, लोग अब गांव में यूज करते हैं, यूं ही उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कभी कभी पैसे में बिक जाते हैं, बट वो कॉमर्शियल एनर्जी उन्हें नहीं कहा जाता, उन्हें कहते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। और कॉमर्शियल एनर्जी क्या है कि कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब होते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्लियर हो गया होगा, हाँ बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, देखो कॉमर्शियल जो है उसमें कंपोनेंट पहला आता है कोल, पेट्रोल, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है वो कॉमर्शियल एनर्जी होती है। फिर नॉन कमर्शियल क्या होते हैं, फायरवुड्स, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वही सब जो मैंने बोला अभी को, वो होते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। फिर यूज ऑफ कमर्शियल एनर्जी क्या है कि लार्जली इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कॉमर्शियल पर्पज से यूज होते हैं, पैसे के लिए यूज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, किस लिए, कॉमर्शियल पर्पज से, ताकि प्रोडक्शन और पैसा मिले। ठीक है, फिर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी की यूज कहाँ होती है, लार्जली डोमेस्टिक पर्पज,
डोमेस्टिक यूज़ के लिए गांव में सब यूज़ करते हैं, अपने घरों की ज़रूरतों के लिए, उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं होता है। फिर जो है एनर्जी को दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया गया है दूसरे बेसिस पे, वो क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल क्लियर हो गया होगा। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम उसे कहते हैं जो बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, जिनकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, जिनको लोग बहुत पहले से जानते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, लोग इनको वेल अच्छे तरीके से जानते हैं हर कोई। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुई है या जल्दी ही थोड़े कुछ सालों पहले ही डिस्कवर्ड हुई है, रिसेंटली पास्ट में उसका यूज होना स्टार्ट हुआ है, उसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कई सालों से लोग यूज कर रहे हैं, जान रहे हैं, ज्यादातर लोग जानते ही हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अभी जो न्यूली जनरेट हुई है, क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, ये सब होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये इतने फेमस नहीं है और अभी रिसेंट पास्ट में ही इनका जो डिस्कवरी हुई है, रिसेंटली पास्ट में हुई है। ठीक है, तो कन्वेंशनल एनर्जी को लेट्स डिस्कस इन डिटेल। पहला कन्वेंशनल एनर्जी जो हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट, कोल। कोल की इंपॉर्टेंस इंडिया में है, पता है, ये कोल से ही इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है और कोल की वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्री है ज्यादातर चलती है। ठीक है, तो अब देखो, टू मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन इंडिया क्या है कि जिनकी वजह से इंडिया में कोल का प्रोडक्शन होता है ज्यादातर, वो क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। पहला क्या है, ध्यान से सुनना, ये सब वन वर्ड्स में आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, मल्टीपल में। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरानी कोल कंपनी, ये सब, ये दोनों इंडिया में मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल है। प्रोड्यूसर्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोल बनाते हैं, कोल को बनाया नहीं जाता, कोल एक फॉसिल है जो खुद से नेचुरली बनता है, पर ये लोग कोल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरानी कोल कंपनी। क्लियर? ओके, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है कि प्रिंसिपल कंज्यूमर क्या है कोल्स के? कहाँ पे कोल्स का ज्यादा यूज होता है? पहला जो सबसे ज्यादा है वो थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर स्टील प्लांट्स यूज करते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज यूज करती हैं, रेलवेज यूज करते हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और ब्रिक मिल्स, ये सब कोल्स का यूज करते हैं ज्यादातर। इंडिया में बहुत ज्यादा कोल होता था पहले, लेकिन अब माना जाता है कि इंडिया के कोल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर जिस रफ्तार से आज यूज हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से यूज हो तो 125 में, अगले 125 साल में कोल खत्म हो जाएगा इंडिया से। क्लियर है? समझ में आया कि जिस रफ्तार से आज हम यूज कर रहे हैं कोल का, अगर ऐसे ही किया जाए तो 125 सालों में इंडिया से कोल खत्म हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इंडियन कोल जो है एक और खासियत ये है, बात है कि इंडियन कोल जो है वो बहुत प्योर क्वालिटी का नहीं होता, जैसे उसमें बहुत ज्यादा ऐश होती है, ऐश किसको कहते हैं, राखी, शायद राखी जो होती है जब हम लकड़ी जलाते हैं, जो लास्ट में बचता है उसको ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो राख बहुत ज्यादा होता है इंडियन कोल में और उतना ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता इंडियन कोल की। तो इसलिए इंडिया में बाहर से भी कोल्स मंगाए जाते हैं ताकि उनसे लेस एस प्रोड्यूस हो और हीट जो है वो ज्यादा मिले। क्लियर है? ओके, फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कन्वेंशनल एनर्जी में, वो क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की वैल्यू सबको ही पता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी में। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है बहुत कम है इंडिया में, बहुत ज्यादा नहीं। जितनी ज्यादा डिमांड है इंडिया में पेट्रोल की, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ज्यादातर पेट्रोल जो होते हैं इंडिया में बाहर से एक्सपोर्ट करा के, इंपोर्ट करा के आते हैं ताकि हम अपनी कंजप्शन को जो है वो पूरी कर पाए। अगर बाहर से इंपोर्ट ना हो तो इंडिया में जितनी पेट्रोल की डिमांड है उतनी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर क्या है? नेचुरल गैस। थर्ड है नेचुरल गैस की यूज कहाँ होते हैं? फर्टिलाइजर में होते हैं और कुकिंग गैस, एलपीजी जो है इसमें नेचुरल गैस होता है, इन सब का यूज होता है नेचुरल गैस का। ठीक है, मेन जो नेचुरल गैस जो है जहाँ पाए जाते हैं वो मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ये सब जो है क्या है? मेन रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ से नेचुरल गैस ज्यादा से ज्यादा निकाले जाते हैं। कहाँ से? जैसे सुनो, मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, और पेट्रोलियम की जो हमने बात की उसकी अगर हम देखें कि अगर पेट्रोल और नेचुरल गैस इंडिया में जितना है,
ठीक है, पेट्रोल और नेचुरल गैस अगर इसी रफ्तार से यूज हो तो अगले 25 साल में सब स्टॉक खत्म हो जाएगा। इंडिया से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अगले 25 साल में खत्म हो जाएगा अगर इसी रफ्तार से यूज हो। इसलिए गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स, इंडिया के स्टॉक्स ज्यादा नहीं यूज करती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाती है और बाहर से इंपोर्ट कराती है ज्यादातर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में जो पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है एटम के यूज से, वो इम्पोर्टेंट है तारापुर नियर मुंबई, राणा प्रताप सागर डैम नियर कोटा राजस्थान, कलपक्कम नियर चेन्नई और नरोड़ा उत्तर प्रदेश। ये सब क्या है? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया। ओके, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वेंशनल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब पता है, सबको पता है कि रूरल के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एवरीवन नोज अबाउट इट। जो मेन सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के इंडिया में, थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें कोल का यूज करके एनर्जी को बनाया जाता है। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, यहाँ पे वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया जाता है। फिर है एटॉमिक पावर स्टेशन जहाँ पे एटम बॉम्ब्स जो होते हैं उनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा, तो इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो थी, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुआ करते थे, मतलब वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। लेकिन कुछ सालों बाद हमने शिफ्ट कर लिया हाइड्रो से लेके थर्मल तक, कि हम कोल का, पानी को छोड़ के कोल का यूज करने लगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट, तो ध्यान से सुनना। पहला रीजन जो है वो ये है कि उस टाइम पे इंडिया के पास बहुत ज्यादा कोल हुआ करते थे। ठीक है, तो इंडिया का कोल का यूज करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए कोल का ही थर्मल एनर्जी का यूज किया जाने लगा। उसके बाद फिर दूसरा जो रीजन है वो हाइड्रो स्टेशंस बनाने में, मतलब जहाँ पे एनर्जी बनती थी, इलेक्ट्रिसिटी बनती थी पानी का यूज करके, वो स्टेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, बजट बहुत ज़्यादा आता था और बनने में काफ़ी टाइम लगता था। तो उस हाइड्रो स्टेशन को छोड़ के थर्मल स्टेशन का यूज किया जाने लगा। क्लियर हो गया होगा? यस सर, क्लियर है। फिर जो हमारा दूसरा बच्चा था वो क्या था? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अरे हमारा नहीं, इसका एनर्जी का बच्चा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। वो क्या था? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया? सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, बायोमास एनर्जी आ गया, फिर ये सब एनर्जी जो न्यूली जनरेट हुए हैं, ये सब है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये लोग अभी जल्दी फेमस हुए तो इतना ज़्यादा लोग इन्हें जानते नहीं हैं, अभी उनका इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो फ्यूचर में हो सकता है धीरे धीरे इनकी डेवलपमेंट हो, ताकि बेटर से बेटर कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ हो। जो सोलर एनर्जी है यूज़ तो हो रही है लेकिन बहुत कम, लिमिटेड एरिया में हो रही है। बायोगैस एनर्जी जो है उसकी भी टेक्नोलॉजी अब उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया में गोबर तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन सबके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, सब जानते नहीं है कि बायोगैस का यूज़ कैसे करें, गोबर से गैस कैसे बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं। तो इन टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बायो एनर्जी, और फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।